वीडियो एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में आपको तीनों प्रकार की डीआई दिखेगी। पिछले 2 दिनों से आपने डीआई के तीनों पैटर्न सीखे थे, जिसमें लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट को लेकर के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन किया था। मुझे भरोसा है कि आपने उन तीनों कॉन्सेप्ट को सीखा होगा और जो बेसिक अप्रोच है उसको आप जरूर समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि वीडियो एग्जाम में डीआई से रिलेटेड जितने भी अलग अलग प्रकार के फिगर बन सकते हैं वो आपकी परीक्षा में जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों पर आप अपना कॉन्सेप्ट जरूर बनाइए, उनको प्रैक्टिस में लाइए, उनमें गलती ना होने पाए। हालांकि वीडियो एग्जाम के जो भी आप पेपर उठाएंगे उसमें देखेंगे जो फिगर पूछा जाता है उस फिगर से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा रहा है, लेकिन पैटर्न बदल जाने पर निश्चित तौर पर एक फिगर को ही हो सकता है वो कई प्रकार से आपके सामने दे दे, जिससे कि प्रश्न आपको हल करना पड़े। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, जैसे कि रेशियो का, एवरेज का, परसेंटेज का। इन अगर कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको उन बेसिक टर्म्स पे भी, बेसिक अप्रोच पर भी आपको वीडियो दूं, आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दूं। बहुत सारे प्रश्न आपके मेरे पास हैं, डेली कलेक्टेड हैं, डेली उन प्रश्नों को नोट किया जाता है और मैं एक विस्तृत वीडियो बना करके सभी के आंसर्स विथ नाम आपको मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा, उनकी व्याख्या भी दूंगा। आज के इस सेशन को आप अच्छी तरह से इन तक देखिए तो आपको तीनों प्रकार के फिगर्स के 3 से 4 प्रश्न हर एक फिगर के आपके आज कवर होते नजर आएंगे। तो पहला फिगर मेरा लाइन डायग्राम का है। आपने ऐसा पैटर्न वीडियो परीक्षा में जरूर देखा होगा जिसमें 2 लाइंस होती हैं। एक लाइन किसी डिफरेंट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती हैं तो दूसरी किसी डिफरेंट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है। पहली लाइंस को अगर जैसे हम पूरे फिगर की वर्डिंग को अगर हम पढ़ें, लिखा है रेखा आलेख में एक कंपनी का उत्पादन टन में, टन आप समझते हैं, और बिक्री टन में दर्शाया गया है। कंपनियां निश्चित तौर पर पहले उत्पादित करती हैं फिर उसको सेल करने का काम करती हैं। अलग अलग वर्षों में 15 से लेकर 19 तक उत्पादन को जो टन में दिखाया गया है, 2 इनके सिंबल्स हैं इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि अगर लाइन पर ऐसे ब्लू कलर का एक सर्कल बना है तो उत्पादन को दर्शा रहा है, और अगर लाइन पर रेक्टेंगल बना हुआ रेड कलर का तो वह बिक्री को दर्शा रहा है। जो आप देख पा रहे बिक्री वाली लाइन नीचे है और उत्पादन वाली लाइन ऊपर गई है, कभी कम है फिर ज्यादा हुई, बढ़ी है, घटी है, इस प्रकार से उत्पादन और इसी क्रम में बिक्री देखिए यहाँ से बढ़ी है फिर घटी है फिर घटी है फिर बढ़ी है, ऐसे यहाँ पर लाइन डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है। इसका पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न हल कैसे करना है। पूर्व की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताना है। तो मेरा फोकस उत्पादन पर है, मतलब इस लाइन पर है, ऊपर वाली लाइन पे, जो 600 से 628, 750, 500 और 570 की बात है। कह रहा चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो लेकिन सर्वाधिक हो, पिछले की तुलना में सर्वाधिक हो। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपको फिगर देख करके इस चीज को रियलाइज करना होगा। 600 से 628 बढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 628 से बल्कि 750 उससे ज्यादा बढ़ा है। लेकिन घटने की बात किया जाए तो 750 से 500, मतलब एक लंबी मार्जिन आपको यहां से यहां तक दिख रही है, एक लंबा गैप। मुझे लगता है कि इस फिगर को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति इस चीज को जरूर कंफर्म करेगा कि जो रिडक्शन है फ्रॉम 750 टू 500, मतलब 2018 में 2017 की तुलना से वो सर्वाधिक है, जो कमी है। तो इसी कमी को हमें बताना है कि कितने प्रतिशत। देखिए यही लिखा है ना, पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी। उसने ऐसा हमें रिजेक्ट नहीं किया है कि आप यहाँ पर वृद्धि ही बताओ या कमी ही बताओ। उसने कहा चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो लेकिन सर्वाधिक हो। तो मेरे को सर्वाधिक कमी दिख रही है, 18 में दिख रही है 17 की तुलना में, मतलब 750 के उत्पादन से 500 हो गई है। मतलब 750 के उत्पादन से अगर कोई चीज घट के 500 हो जाए तो सबसे बड़ी कमी इस फिगर को ही देखकर हम बता सकते हैं। कितने परसेंट की कमी है इसको आप डिफरेंस करके निकाल सकते हैं कि हम 750 पहले उत्पादित करते थे, अब 500 कर रहे हैं, तो 250 टन का उत्पादन कम हुआ है। बट हमें परसेंटेज बनाना है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम पूरे डेटा को लेके चलें। ऐसी स्थिति में आप 0 को 0 से काट सकते हैं, 25 या 75 कर सकते हैं, 25 दूना 50, हम मान सकते हैं 3 से 2 हुआ है। 3 से 2 का मतलब 1 की कमी है। कहां से? 3 से। तो लिखिए 1 गुणे 100/3, 3 से भाग करेंगे 33 सही 1/3% की कमी या 33.33% की कमी, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। फिगर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत इस फिगर को देखने से और इसको करने में आएगी। आइए, अगर ये समझ में आ गया तो दूसरे फिगर पर चलता हूं, मतलब दूसरी कंडीशन पर चलता हूं। आना सेम फिगर तो सेम ही है। 2015 और 17 में उत्पादन, तो पहले आप 2015 जाइए, 2015 यहाँ पर है
और 17 यहाँ पर है। उत्पादन मतलब 600 और 750 जोड़ेंगे अगर दोनों को, क्योंकि जोड़ने की बात किया है, तो 6 7 1350 होगा। उत्पादन 2015 और 17 में 1350 टन का है। आगे बढ़ता हूं। 2018 और 19 में बिक्री, 2018 और 19 में बिक्री 18A है, 19A है, बिक्री 400 है, बिक्री 516 है, जोड़ दीजिए तो बिक्री 916 है। 2018 और 19 में बिक्री कितनी है? 916 है। में अंतर आपको टन में ज्ञात करना है, तो इन दोनों का सीधा सीधा आप डिफरेंस कर दीजिए। 10 से 6 4 होता है, 4 से 1 3 होता है, 13 से 9 4 होता है, 434 टन का अंतर है। मतलब उत्पादन तो ज्यादा हुआ है बट बिक्री कम हुई है। और कितना डिफरेंस है? 434 का। अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें जो बेस्ट हो गया या बच गया, वो 434 टन है, क्योंकि उत्पादन तो ज्यादा हुआ है बट बेच हम कम पाए हैं। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में 434 टन का उत्पादन आपको कम दिख रहा है। तो राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल माना जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। देखिएगा, सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? यहां पर जोड़ की बात है, मतलब हम कुल उत्पादन देखेंगे और कुल बिक्री की बात करेंगे, दोनों यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसने हमसे कहा उत्पादन बिक्री का कितना परसेंट है, वो भी लगभग में। तो संपूर्ण उत्पादन और संपूर्ण बिक्री आपको निकालना पड़ेगा। जोड़ को सही तरह से देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि लगभग में है तो यहाँ कैलकुलेशन भी टफ ही होगा, लेकिन अगर हम उसको सही तरह से पढ़ेंगे तो उतना टफ नहीं होगा, हम लोग आसानी से कर लेंगे। हम पहले उत्पादन की बात करते हैं और जोड़ने की बात करते हैं। जोड़ेंगे भी तो मैंने 1 2 प्रश्न आपको ऐसे भी कराए। बर्बल देखिए जोड़ा जाएगा 600 600 1200, 12 7 19, 19 5 24, 24 5 29। मेरे दिमाग में आ गया 2900 है अभी ये, ठीक है। इसके बाद देखिए 20 50 70, 70 70 140, 70 70 क्या है? 140 है। 140 अगर जोड़ देंगे 3040 हो गया, लेकिन 8 भी है तो 3048 हो जाएगा। मतलब 140 पहले अगर जोड़ेंगे तो 3040 है, उसमें अगर हम 8 और जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 है, तो 3048 है। 3048 अगर इसको देखा जाए तो यह उत्पादन है। तो इसने हमसे पूछा कि उत्पादन बिक्री का कितने परसेंट है, यही आप लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए कंपनी की कुल बिक्री उत्पादन का, अच्छा बिक्री कितने परसेंट है उत्पादन की? तो उत्पादन तो अपना ए है, इसका मतलब बिक्री अपना ऊपर रहेगी। अभी परसेंटेज को समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए उत्पादन हमने 3048 टन बताया। आइए थोड़ा बिक्री पे ध्यान दिया जाए। 400 500 900, 900 500 1400, 14 4 18, 18 5 2300, 2300 हो गया। और देखिए 50 50 20 70, 70 10 80, 80 5 85, 6 91, 91 कर दिया। तो 2391 कुल यहाँ पर बिक्री है टन में। मतलब उत्पादन आपने 3048 टन का किया है और बिक्री आपने 2391 टन का किया है। काफी डिफरेंस है। आपने बहुत सारा प्रोडक्ट उत्पादित किया था लेकिन बेच नहीं पाए, कंपनी की यह लॉस मानी जाती है। ऐसी स्थिति में यही हमसे पूछा गया इस प्रश्न में कि जो बिक्री है उत्पादन का लगभग कितने परसेंट है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने 100 कोई सामान बनाया और हम 60 बेच पाए तो 60% बेच पाए, तो 60 गुणे 100/100 का मतलब 60% बेच पाए। हम 2391 टन बेच पाए हैं, 3048 टन बनाए हैं, तो मैं लिखूंगा 2391 गुणे 100/3048। अब अगर किसको कोई सोचेगा कि चलो सर हम मल्टीप्लाई कर लें और 3048 से भाग दे दे, तो भैया आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप ही करिए, हम नहीं करेंगे ऐसा। हम क्या करेंगे, लगभग में पूछा है तो लगभग की तरफ चलेंगे। जैसे मैं देख रहा था यहाँ पर यह 91 है, अगर हम इसको 2400 बना दें तो थोड़ा सा ही तो फर्क है, और यह 48 से घटाएं तो 3000 कर दें तो बहुत मतलब बड़ा फर्क है। इधर हमने ज्यादा फर्क किया है, लेकिन हम डेटा देख रहे हैं काफी डिफरेंस है, डेटाओं में डिफरेंस है और अंतर है ऑप्शन में। तो हम मान के चले इसको 3000, इसको 2400, इसके 2 जीरो इससे काट दें, इसका 1 जीरो इससे काट दे, 3 8 24, 80% के आसपास कौन डेटा है? 80% के सबसे क्लोज 75 है, 72 है, 68 है, 78 है, तो मैं तो इसको प्रेफर करूंगा। आप भी इसको प्रेफर करिए। ऐसे ही लमसम आपको बनाना पड़ेगा। भाई हम कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। 2391 को 100 से गुणा और 3048 से भाग करने वाले करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। कुछ इस तरह से लगभग का अप्रोच लेके चलिए और ऐसे प्रश्न का उत्तर इसी बिहाफ पर दीजिए जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो वर्किंग है
एक बार फिर अच्छे से देख लीजिएगा, आपको क्लियर जरूर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब हमारे पास अगला है बार डायग्राम। बार में आपको 2 बार दिख रहा है यहाँ पे, एक आपको रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। पूरी कंडीशन पढ़िए तो बार डायग्राम की सिचुएशंस को भी अच्छे से रीड कर पाएंगे और आंसर जरूर दे पाएंगे। प्रश्न क्या है, दिया गया ग्राफ 6 शहरों के नाम है ABCDEF, ठीक है, में पुरुष और महिला बेरोजगार युवकों की संख्या, जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनकी संख्याओं को दर्शाया गया है। जैसे आप अगर फिगर को हिसाब से देखें तो शहर ए में बराबर की स्थिति है, 50 अगर पुरुष बेरोजगार हैं तो 50 महिलाएं। यहाँ पे भी बराबर की स्थिति है, यहाँ पे पुरुष कम हैं, महिलाएं ज्यादा बेरोजगार हैं, यहाँ भी पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा। अभी इसकी तो बात ही देख लो, पुरुष ज्यादा बेरोजगार हैं, महिलाएं कम बेरोजगार हैं, इनके बराबर की स्थिति है। तो इस हिसाब से डेटा आपको बार डायग्राम में 2 करके दिया, क्योंकि पुरुष को रेड से और महिला को ब्लू कलर से दिखाया गया है। आइए प्रश्नों को पढ़ेंगे इस पर और आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं, तो पहली बात यहाँ पर महिला को रखा गया है, फीमेल, ठीक है, और बेरोजगार पुरुषों, मेल का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो पहले महिलाओं को रखना पड़ेगा, फिर पुरुषों को रखना पड़ेगा। महिलाएं ब्लू कलर से हैं, महिलाएं ब्लू कलर से हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 50 हैं, 30 हैं और 80 हैं। सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो महिलाओं की संख्या आएगी 50, 60, 110, 110, 70, 180, 180, 50, 230, 230 और 260 और 260, 80, 340। महिलाओं की संख्या 340। पुरुषों की बात किया जाए, पुरुष रेड कलर से हैं, 50 हैं, 60 हैं, 50 हैं, 40 हैं, 60 हैं और 80 हैं। जोड़िए 50, 60, 110, 110, 50, 160, 200, 260, 340, ये भी 340 है। दोनों बराबर हैं तो निश्चित तौर पर इनके बेरोजगारी का अनुपात सभी शहरों में अगर देखा जाए तो बराबर ही है। तो जितनी महिलाएं यहाँ पर बेरोजगार हैं उतने ही पुरुष भी बेरोजगार माने जा रहे हैं। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर हम राइट सोल्यूशन मानकर चलेंगे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में। तो चौथे प्रश्न का करेक्ट हल आपने देखा कि 1:1 है, बेरोजगार महिला और पुरुषों का जो रेशियो है वह बराबर का है। दूसरा क्वेश्चन इसी पर देखें, शहर डी में महिलाओं की संख्या, शहर डी में महिलाओं की संख्या में पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या में, देखो यहाँ पर इसने केवल शहर डी की बात की है, महिलाओं की संख्या की बात कर रहा है जो पुरुषों से कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो अब यहाँ पर कंफर्म है कि महिलाएं ज्यादा बेरोजगार हैं, पुरुष कम। कितने परसेंट ज्यादा हैं बोलो, 40 से 50 हैं, 40 से 50 है। अभी एक हम डिस्कशन किए हैं, आप डायरेक्ट वैसे देख सकते थे 10 का डिफरेंस है, बट मैं ऐसे करता 0 0 से काट के 4 से 5 मतलब 1 बढ़ा है, कितने से 4 से। 1 गुणे 100 बटे आप 4 करते तो 4 से जैसे इसको भाग करेंगे तो 25% ज्यादा है और 25% आपको यहाँ सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो सी ऑप्शन 25% पुरुष जो है, सॉरी महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा बेरोजगार हैं, जो कि आपको किस में दिखा है, सी ऑप्शन में। होप सो ये भी क्लियर आपको हुआ होगा। आगे देखिएगा, राज्य सी डी तथा राज्य CDEF में महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या 70, 50, 30 और 80। बढ़िया है, आप जोड़ के रखे रहिए क्योंकि एक लाइन से तो हमको क्लियर हो गया कि जोड़ना पड़ेगा। राज्य CDEF में महिलाओं की कुल संख्या जोड़िए, कितना होगा, 70, 50, 120, 120, 30, 150, 150, 80, 230, मतलब हम जोड़ लिए 230 आ रहा है। ठीक है, इसको रखे रहिए। इनका जोड़ है, इनका जोड़ है 230। एक बार फिर कंफर्म करता हूं, 70, 60, 50, 120, 30, 150, 150, 80, 230 कंफर्म है। ABCD में कुल पुरुषों की संख्या में कितना अंतर है। तो पुरुष देखिए 50, 60, 50, 40, 50, 50, 100, 100, 200, मतलब अगर आप इनको जोड़ के देखिएगा तो कुल मिला के 200 है। 200 और 230 में फर्क साफ साफ दिख रहा है, कितने का, 30 का, 30 का अंतर है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 30 का डिफरेंस आपको एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है कि 30 का फर्क है अगर हम राज्य CDEF की महिलाएं ले रहे हैं और ABCD के पुरुष ले रहे हैं। तो क्लियर हो गई बातें। आगे चलता हूं,
होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, जितने फिगर्स मैं बता रहा हूँ, जितनी वर्डिंग बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा होगा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। और देखिए, आप हर एक टेक्निकल पॉइंट्स को समझिए, कैलकुलेशंस की प्रक्रिया को भी समझिए, प्रोसेस तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। फिगर को रीड करना है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम डिफरेंट वेरियस फिगर्स पढ़ेंगे और उनका सही तरह से हल करेंगे। बाकी तो पैटर्न तो क्लियर हो जाता है, वही करना है, रेशियो वही करना है, परसेंटेज वही निकालना है, एवरेज। बट हमको फैक्ट तभी क्लियर होगा जब हम, या कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम ज़्यादा करेंगे। इसीलिए मैं इन प्रश्नों को बार बार यहाँ पर दोहरा रहा हूँ और अच्छे ऐसे प्रश्नों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट पर है, जिसको मैंने कल के वीडियो में क्लियर किया था। मैंने बस एक बात बताई थी कि यहाँ पर सर्कल है और एक जगह परसेंटेज है। जो परसेंटेज में टोटल 100 है, वही सर्कल में टोटल 360 डिग्री है। हमको इसकी तुलना करनी होती है। हम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, हम अपना पूरा वर्किंग एक सर्कल के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, सेक्टर एंगल्स का यूज करते हुए, और परसेंटेज के मीडियम से भी करते हैं, परसेंटेज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। कल मैंने इसको प्रॉपरली वीडियो में समझाया था आप लोगों को। आप अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो कल का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। जैसे घर बनाते हैं तो सीमेंट, इस्पात, श्रमिक, ईंट, विविध मद, अलग अलग चीजें यहाँ पर अप्लाइड होती हैं। जोड़ के देखिए 360 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, अब हमको पढ़ना है और पढ़ के आंसर करना है। घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत बता दो। इस्पात कहाँ है? ए है, जो 36 डिग्री है। मेरे को इसका परसेंटेज बताना है कि जो 36 डिग्री है सेक्टेरियल एंगल के हिसाब से, वही अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता तो कितना होता। अब आप, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले भी, कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% होता है। तो 36 डिग्री कितने परसेंट होगा? बोलिए। 36 धाम में होता है, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10% आएगा। तो 10% राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको दिया है पहले ऑप्शन में। ये ऑप्शन 10% करेक्ट है। इस्पात का जो उपयोग है इस पूरे घर के निर्माण में, वो 10% है केवल। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ज्ञात कीजिए कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट और ईंटों का अनुपात क्या था। सीमेंट और ईंटों का अनुपात हमको बताना है। तो सीमेंट साफ 72 डिग्री है और ईंटें 54 है, तो कैलकुलेट करने की ऐसी आवश्यकता इसमें आपको नहीं होती है, मत करिएगा। ठीक है, 18 चौके 72 होता है, 18 तियां 54 होता है। 4:3 का अनुपात दिखेगा। सीमेंट का और ईंटों का साफ हमें रेशियो दिख रहा है। हमें ऐसे में सोचे कि चलो हम क्या, समय केवल लॉस होगा। अगर हम वैल्यू निकाल के सोचे कि चले हम इसकी पहले डिग्री से परसेंटेज बनाए, या कुछ ऐसे सोच के दिमाग में रखें, या कभी कभी डेटा दे देता है कि टोटल इतना खर्च हुआ है तो इसमें ईंट और सीमेंट का देखना है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं, सीधा जब वही चीज की उसी से तुलना है, आप उसी नेचर को उसी से कर रहे हैं डिवाइड, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सीमेंट की लागत 5000 है। इसने कहा सीमेंट की लागत टोटल 5000 है, तो श्रमिकों पर कितना खर्चा हुआ है, जो काम करने वाले मजदूर हैं उन पर कितना खर्चा हुआ है। सीमेंट का जो परसेंटेज है और डिग्री है वो 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री का जो मान है न्यूमेरिकली 5000 है। और अपने को बताना है जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको कितना पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर 72 डिग्री को हम 5000 कह रहे हैं तो 90 डिग्री क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका मान बताना चाहता हूँ, कैलकुलेट करके देखिए। 18 चौके 72 होता है, 18 पंचे 90 होता है। 4 से डिवाइड करिए इसको, 1 4 2 8, 4 पंचे 20, 1250 होगा। 5 से गुणा कर दें, 625 के बाद 0, 6225 रुपए खर्च करना पड़ेगा मजदूरों पर। अगर हम एकदम से कंपैरिजन कर रहे हैं तो सीमेंट की जगह पर अगर हम 5000 रुपए लगा रहे हैं तो मजदूरों के लिए हमें 6250 की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि 72 डिग्री सीमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो 90 डिग्री यहाँ पर मजदूरों को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो डायरेक्ट तुलना किया, तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि इसकी वर्किंग कैसे होगी, कैसे इसको हल किया जाएगा। निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत बता दो। एक बात ध्यान से देखिए, 3 डेटा की बात कर रहा है। इस्पात लिखा है, इस्पात जो कि 36 डिग्री है, सीमेंट जो कि 72 डिग्री है, और विविध जो कि 108 डिग्री है। इसने कहा इनके प्रतिशतों का औसत बताएं। तो एक तो पहली चीज हमको सबका, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सबका, चले परसेंटेज निकालें, फिर औसत निकालें। औसत क्या होता है आपको, चलिए परसेंटेज तो अभी क्लियर किया, किसका परसेंट हम निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। अभी 36 का निकाला भी 10 आया था, 72 का मैं बोलूं बर्बल 20 हो जाएगा, 36 दूना 72, और 108 भी है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आप इसको कर नहीं पाएंगे, आप इजीली सबके परसेंटेज बता सकते हैं कि परसेंटेज सबका कितना होगा। बट औसत, अच्छा उस परसेंटेज निकालना भी एक चैलेंजिंग है। चलो इसके लिए हम कर ले रहे हैं, बाकी टर्म्स हमारे पास डिफरेंट आ गए तो हम कैसे कर पाए। और अंत में औसत जो योग बटा संख्या होता है,
तो आपको ऐसे नहीं करना है कि परसेंटेज निकाल के फिर योग निकालो फिर संख्या निकाल से भाग करो। आप डायरेक्ट इनको जोड़ ले, पहले इनको जोड़े तो कितना आएगा 36 72 या 108 और 72 180, इसको जोड़ दे 216 हो गया, जोड़ दिया 216 डिग्री हो गया। तीन मान अगर जोड़कर 216 है तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा 3 से भाग करें 3 7 21 3 दूना 26 यहाँ पर 72 डिग्री हो गया एवरेज। अब इसका परसेंटेज आपको डायरेक्टली बताना है। अभी अभी डिस्कस हमने किया था कि 72 का मतलब 20 होगा, कैसे, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री बराबर 100% होता है, तो 72 बराबर क्या होगा 36 दहम में 36 दूना 10 दहम में 100 होता है, 10 दूना 20 होता है, 20% हो जाएगा इनका औसत, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपको स्पष्ट वे में समझ में आ भी गए होंगे। आई होप आपको इस सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। इस सेशन के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो मैंने डीआई को लेकर के यहाँ तक आपकी जर्नी एंड करी। डीआई को लेकर के भी जो परीक्षा में आए हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, अभी मेरे पास डेटा है उस तरह के जिनका आंसर आपको देना है मुझे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको पूर्ण करूंगा, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी भी आप अपने प्रश्न देते रहें, आप अपनी थॉट्स बताते रहें, अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें जरूर बताते रहें और कनेक्टेड रहें, डेली का डेली जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किए रहें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने थॉट्स और विचार हमेशा देते रहें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के उस पर काम करते रहें। ये मैं श्योर कर रहा हूँ अभी भी कि मैं सबके प्रश्नों का उत्तर एक प्रॉपर वीडियो बना के सारे प्रश्नों को लेकर के आपके नाम के साथ मैं स्पष्ट करूंगा, जो बहुत जल्दी आपको दिखेगा। परीक्षा के इन तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा। अभी मुझे और भी सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेने हैं, हाथ मिलाने वाले, क्रमचय संचय वाले, प्रोबेबिलिटी वाले, टाइम एंड वर्क वाले, जो चाल दूरी समय वाले, बस के रुकने और चलने की स्थिति होती है, सबके आपको वीडियोस मिलेंगी। आप एकदम घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, हम पूरी टीम आपके साथ है। मैं आज के लिए इसको यहीं पे एंड करता हूँ और आपके कमेंट और सुझाव स्वीकार्य है, आप उसको जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।